ऊंट का बच्चा और उसकी माँ। एक ऊंटनी और उसका बच्चा लेटे हुए थे कि अचानक बच्चे ने पूछा, माँ एक सवाल पूछूं? माँ ने कहा, जरूर। क्या हुआ बेटा, क्या कोई बात तुम्हें लग रही है? बच्चे ने कहा, ऊँटों के कुबड़ क्यों होता है? माँ ने कहा, बेटा हम रेगिस्तान के जानवर है, हमें कुबड़ पानी इकट्ठा करने के लिए चाहिए होता है और हमें पानी के बिना रह पाने के लिए जाना जाता है। बच्चे ने कहा, अच्छा फिर क्यों हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोल हैं? माँ ने कहा, ताकि बेटा हम रेगिस्तान में चल सकें। जानते हो, ऐसे पैरों के साथ हम और किसी के मुकाबले रेगिस्तान में जल्दी जल्दी चल सकते हैं। बच्चे ने कहा, तो हमारी पलकें क्यों इतनी लंबी होती है? कभी कभी इनसे मुझे देखने में तकलीफ होती है। माँ ने गर्व से कहा, बेटा ये लंबी पलकें हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए, ताकि रेगिस्तान की आंधी और धूल हमारी आंखों में ना पड़ती रहे। बच्चे ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा तो कुबड़ रेगिस्तान में पानी रखने के लिए, पैर रेगिस्तान में चलने के लिए है और पलके रेगिस्तान में मेरी आंखें बचाने के लिए। तो फिर भगवान के नाम पर हम यहाँ इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? सबक, कौशल, ज्ञान, गुण और तजुर्बा तभी काम आता है जब हम सही जगह पर हो। जीवन के बाद नर्क या स्वर्ग। एक आदमी और उसका कुत्ता सड़क पर टहल रहे थे। आदमी नजारे का आनंद ले रहा था जब अचानक उसे एहसास हुआ कि वह तो मर चुका है। उसे याद आया कि उसकी तो मौत हो चुकी है और उसका कुत्ता जो उसके साथ था वह भी कई सालों पहले मर चुका है। वह सोच में पड़ गया कि फिर आखिर यह सड़क उसे कहाँ ले जा रही है। चलते चलते वे सड़क के किनारे एक ऊंची सफेद पत्थर की दीवार के पास पहुंच गए। वह बेहतरीन संगमरमर की दीवार नजर आ रही थी। एक ऊंची चोटी से जाकर वह एक गुंबद तक जा रही थी जो सूरज के उजाले में दमक रहा था। जब वह उसके सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वहां का खूबसूरत बड़ा दरवाजा ऐसा लगता था मानो सीपियों का बना हुआ हो और वहां तक जाने वाली सड़क सोने की। आदमी और उसका कुत्ता आगे बढ़े तो देखा दरवाजे के एक ओर एक आदमी टेबल कुर्सी लगाए बैठा है। जब वे पास पहुंचे तो उसने पुकारा, माफ कीजिएगा, ये क्या जगह है? आदमी ने जवाब दिया, ये स्वर्ग है सर। वाह, क्या आपके पास पानी मिलेगा? आदमी ने पूछा। बिल्कुल सर, अंदर आइए, मैं अभी ठंडे पानी का इंतजाम करता हूँ। दरवाजे वाले आदमी ने इशारा किया और दरवाजा खुल गया। आदमी ने अपने कुत्ते की ओर इशारा करके पूछा, क्या मेरा दोस्त भी अंदर आ सकता है? माफ कीजिएगा सर, मगर जानवरों को यहाँ अनुमति नहीं है। आदमी पलटा और जिस रास्ते आया था अपने कुत्ते के साथ उसी रास्ते चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वो एक और ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां से एक कच्ची सड़क एक फार्म के बड़े दरवाजे तक ले जा रही थी जो ऐसा जान पड़ता था मानो कभी बंद ही ना हुआ हो। दरवाजे के पास उसे एक आदमी दिखा जो एक पेड़ के सहारे बैठकर किताब पढ़ रहा था। आदमी ने पाठक को आवाज लगाई, माफ कीजिएगा, क्या पानी मिलेगा? उस आदमी ने एक और इशारा किया जो बाहर से हमारे आदमी को नहीं दिखा कहाँ, पर उसने कहा, हाँ जरूर, वहाँ पंप लगा हुआ है, अंदर आ जाओ। आदमी ने अपने कुत्ते की ओर इशारा करते हुए पूछा, मेरे दोस्त को भी इजाजत है? पंप की बगल में एक बर्तन होगा। दोनों दरवाजे से दाखिल होकर अंदर पहुंचे और वाकई वहां पर एक पुराना पंप और एक बर्तन था। मुसाफिर ने बर्तन भरकर पानी पिया, फिर अपने कुत्ते को दिया। अब जब दोनों की प्यास बुझ चुकी थी तो दोनों वापस दरवाजे वाले आदमी के पास आ गए जो पेड़ के पास उनका इंतजार कर रहा था। ये क्या जगह है? मुसाफिर ने पूछा। जवाब आया, ये स्वर्ग है। मुसाफिर ने कहा, मैं कुछ हैरान हूँ, सड़क पर पहले भी एक जगह थी जिसके लिए वहाँ वाले आदमी ने कहा वह स्वर्ग है। ओह, तो आपका मतलब वो सीपीओ वाला दरवाजा और सोने की सड़क वो नर्क है। आपको गुस्सा नहीं आता कि वे आपके नाम का इस्तेमाल कर रहे? नहीं, पर मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हैं, मगर हम बस खुश हैं कि वे हमारे लिए छटनी कर देते हैं और ऐसे लोग हम तक नहीं आते जो अपने दोस्तों को पीछे छोड़ आएंगे। सलाहकार। एक बार एक गड़रिया दूर एक चारागाह में अपने भेड़े चरा रहा था जब अचानक धूल के बादलों से होती उसके पास एक नई चमचमाती BMW कार आकर रुकी। कार का चालक एक नौजवान बरौनी सूट में तैयार, गुची के जूते, रेबन का धूप का चश्मा और YSL की टाई पहने कार की खिड़की से झांक कर बोला, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं तो क्या तुम मुझे एक दोगे? चरवाहे ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी भेड़ों की ओर और कहा, जरूर। नौजवान ने अपनी कार खड़ी की, अपनी कॉपी निकाली और उसने अपना फोन से जोड़ा। फिर उसने नासा का पेज निकाला, इंटरनेट से, जहां उसने GPS सैटेलाइट सिस्टम से उस क्षेत्र को देखा, एक डेटाबेस खोला और एक्सेल की एक फाइल खोली जिसमें गणित के कठिन फॉर्मूले थे। उसने अपनी ब्लैकबेरी फोन पर एक मेल भेजी और चंद मिनटों में ही उसे जवाब मिल गया। आखिरकार उसने अपने हाईटेक छोटे प्रिंटर पर 150 पेज का प्रिंटआउट निकाला और कहा, तुम्हारे पास 1586 भेड़ें हैं। बिल्कुल सही, इसमें से एक भेड़ ले जाओ, चरवाहे ने कहा।
उसके देखते देखते उस नौजवान ने एक भेड़ चुनी और अपनी कार में रख ली। फिर चरवाहे ने कहा, अगर मैं बताऊं कि तुम क्या काम करते हो तो क्या मुझे मेरी भेड़ वापस दे दोगे? हाँ, क्यों नहीं, नौजवान ने कहा। साफ है कि तुम एक कंसल्टेंट हो, चरवाहे ने कहा। सही कहा, मगर तुम्हें कैसे पता चला? नौजवान ने पूछा। ऐसा है कि तुम बिन बुलाए यहाँ आ गए। तुम उस सवाल के जवाब के लिए पैसे चाहते हो जो मुझे पहले से पता है, और वो सवाल भी मैंने पूछा नहीं था, और तुम मेरे काम के बारे में कुछ जानते नहीं हो। गुस्से पर काबू। एक बार एक लड़का था जो गुणी, कलाकार, दिखने में अच्छा और बहुत बुद्धिमान था। एक स्वाभाविक नेता, ऐसा कोई जिसे हर कोई अपनी टीम में चाहता था, मगर वह बहुत स्वार्थी और गुस्सैल भी था। जब उसे गुस्सा आता वो बहुत खराब चीजें बोलता और करता, इतना कि उसके आसपास कौन है इसका भी लिहाज नहीं रखता था, अपने दोस्तों का भी नहीं। इसीलिए उसके दोस्त भी कम थे, मगर इसका अर्थ है कि वे मूर्ख है, वह खुद से कहता। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसके माता पिता को उसके व्यवहार से चिंता होने लगी और वे सोच में पड़ गए कि क्या करें। आखिरकार उसके पिता को एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपने बेटे से एक सौदा किया। उन्होंने उसे कीलों का एक थैला और एक बड़ा सा हथौड़ा दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम उसे बाहर निकालो। जब गुस्सा आए तो पीछे बाड़ लकड़ी के फट्टे पर पूरी ताकत से एक कील गाड़ देना। वो मोटी लकड़ी के फट्टे मौसम की मार झेल झेल कर लोहे से सख्त हो चुके थे और हथौड़ा भारी था, इसीलिए ये काम इतना आसान नहीं था जितना जान पड़ता था। मगर फिर भी एक दिन के अंत तक लड़के ने उसमें 37 कीलें गाड़ दी थी। यह निश्चिंत ही एक गुस्सैल लड़का था। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाने पर यह संख्या घट गई। उसे अपने गुस्से पर काबू आने लगा, क्योंकि बाढ़ में कील गाड़ना मुश्किल काम था। फिर एक दिन आया जिस दिन लड़के ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उसने गर्व में आकर अपने माता पिता को ये बात बताई। पिता ने कहा, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम एक कील निकाल सकते हो। ये तुम हर उस दिन कर सकते हो जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे। कई हफ्ते बीत गए। आखिरकार एक दिन लड़के ने आकर गर्व से बताया कि अब फट्टे में एक भी कील बाकी नहीं है। पिता ने उससे उनके साथ बाढ़ देखने चलने को कहा। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटे, मगर मैं चाहता हूँ तुम वो छेद देखो जो रह गए हैं। अब चाहे जो हो जाए, बाढ़ कभी पहले जैसी नहीं होगी। गुस्से में कही और करी बातें भी ऐसे ही निशान छोड़ जाती है, दाग हमेशा रह जाता है। अब तुम कितनी भी दफा माफी मांगो, कितने भी साल बीत जाएं, दाग रह जाते, और बातों की चोट भी हाथों की चोट जितना ही दर्द देती है। लोग इस बाढ़ से ज्यादा कीमती है। वे हमारी मुस्कान, हमारी कामयाबी का कारण बनते हैं। कुछ हमारे दोस्त बनकर हमारी खुशियाँ और दुख में हमारे साथ होते हैं। इसका अर्थ है हमें सबको प्यार और इज्जत से रखना चाहिए। हमें कम से कम दाग देने हैं। कितना ज़रूरी सबक है ना। और एक बात जो हम सबको बार बार याद रखनी चाहिए, सबको कभी ना कभी गुस्सा आता है। असली इम्तिहान वह है कि हम उसका क्या करते हैं। अगर हम समझदार हैं तो हम अपना समय पुल बनाने में लगाएंगे, ना कि बाड़े। ईंट की चोट। 10 साल पहले एक जवान और कामयाब प्रबंधक जिसका नाम जोश था, शिकागो की सड़कों पर घूम रहा था। वो अपनी सुंदर 12 सिलेंडर वाली जैगुआर कार को तेज चला रहा था, जो केवल 2 महीने पुरानी थी। वह कारों के बीच में से दौड़कर आते बच्चों पर नजर रख रहा था और ऐसा कुछ दिखते ही अपनी कार धीरे कर देता। एक जगह से जब वह गुजरा तो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक ईंट कहीं से आई और धम उसकी कार का चमकता काला दरवाजा तोड़ दिया। उसने तेजी से ब्रेक लगाए, गियर खींचा और घुमाकर कार उस जगह ले आया जहां से ईंट आई थी। जोश कार से निकला, उस बच्चे को पकड़ा और वहां खड़ी एक गाड़ी के साथ लगाकर उस पर चीखा, ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? क्या कर रहे थे? गुस्से में वह बोलता गया, ये मेरी नई जैगुआर कार है। वो ईंट जो तुमने फेंक तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। क्यों फेंके तुमने? बच्चे ने मिन्नत की, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था और मैं क्या करूं। रोते रोते उसने आसपास हाथ दिखाकर कहा, मैंने ईंट फेंकी क्योंकि कोई रुक नहीं रहा था। उसने कहा, मेरा भाई वो अपने व्हील चेयर से लुढ़क कर सड़क पर गिर गया है और मैं उसे उठा नहीं पा रहा हूँ। रोते हुए लड़के ने प्रबंधक से पूछा, क्या आप उसे वापस व्हीलचेयर में बिठाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उसे चोट लगी है और मेरे उठाने के लिए वो बहुत भारी है। बच्चे की बात सुनकर नौजवान स्तब्ध रह गया। किसी तरह से उसने अपने गले में बनते आंसू को पिया। उसने किसी तरह से उस गिरे हुए आदमी को उठाया और फिर अपने रुमाल से उसकी चोटों को साफ किया और देखा कि वह सब तरह से ठीक है या नहीं। वो देखता रहा कैसे उसका छोटा भाई उसे धक्का देते हुए घर की तरफ ले जा रहा था।
उसकी चमकीली काली 12 सिलेंडरों वाली जगुआर तक का सफर बहुत लंबा था, लंबा और धीमा। जोश ने वो दरवाजा कभी ठीक नहीं कराया। उसने वो टूटा दरवाजा रखा ताकि वह उसे याद दिलाता रहे कि उसे जिंदगी में इतना तेज कभी नहीं जाना है कि किसी को उसका ध्यान खींचने के लिए ईंट मारनी पड़े। बिस्किट चोर। एक रात हवाई अड्डे पर एक महिला इंतजार कर रही थी। उसका विमान आने में अभी वक्त था। उसने वहां मौजूद किताबों की दुकान से एक किताब ली, बिस्किट का एक पैकेट लिया और अपने बैठने के लिए एक जगह तलाश करके बैठ गई। वो अपनी किताब पढ़ने में मशगूल थी कि उसने देखा कि उसके सामने बैठा आदमी बड़ी बेबाकी से बीच में रखे पैकेट में से निकालकर बिस्किट खा रहा था। शुरू में उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की क्योंकि वह कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। तो वो बिस्किट खाती गई और घड़ी देखती गई और वह बहादुर बिस्किट चोर उसके बिस्किट खाता गया। समय बीतते उसका संयम जवाब देने लगा और उसने सोचा, अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो अभी इसकी आंख फोड़ चुकी होती। ये एक बिस्किट लेती तो वह भी एक लेता, जब तक कि सिर्फ एक नहीं बच गया। लड़की सोचने लगी कि देखें अब यह क्या करता है। आदमी ने मुस्कुराकर झेपी हंसी के साथ वो आखिरी बिस्किट उठाया और उसे आधा कर लिया। उसने आधा उस महिला को दिया और आधा खा लिया। महिला ने उससे अपना हिस्सा छीन कर लिया और सोचा, ओहो कितना घमंडी और बदतमीज आदमी है ये, शुक्रिया भी नहीं कहा। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसे कब इतना गुस्सा आया था। उसने चैन की सांस ली जब उसके विमान के लिए बुलावा बज उठा। उसने अपना सामान उठाया और बिना उस आदमी की ओर देखे गेट की ओर चल पड़ी। वह विमान में चढ़ी और अपनी सीट पर बैठ गई। उसने अपनी किताब निकालने के लिए अपने बैग में हाथ डाला तो वह हैरान रह गई। वहां अंदर उसके बिस्किट का थैला रखा था उसकी आंखों के सामने। अगर मेरे यहाँ है तो वो उसकी थी जो वह मुझसे बांट रहा था। उसने मायूसी से सोचा, माफी मांगने के लिए देर हो चुकी थी। उसने दुख से सोचा कि असल में लालची और बदतमीज चोर वह थी। जिम्मेदार। 3 टर्म न्यूयॉर्क के मेयर 1933 से 1945 रहे। फिलोरेलो ला गार्डिया एक खुशमिजाज आदमी थे जिन्हें नाटकों का शौक था। उनका यह किस्सा है। जैसा वो अक्सर किया करते थे, एक दिन उन्होंने पुलिस कोर्ट जज की जगह ली। बेहद सर्दी थी। एक कम कपाता हुआ बूढ़ा आदमी उनके सामने पेश किया गया। उस पर इल्जाम उसने एक बेकरी से एक डबल रोटी उठाई थी। उसने वजह यह बताई थी कि उसका परिवार भूखा था। ला गार्डिया ने कहा, तुम्हें सजा तो देनी होगी, कानून के तहत सब बराबर है, तुम पर $10 का जुर्माना किया जाता है। फिर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक $10 का नोट निकाला और कहा, ये $10 तुम्हारे जुर्माने के, और अब कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति पर मैं 50 सेंट का जुर्माना लगाता हूँ ऐसे शहर में रहने के लिए जहाँ लोगों को जिंदा रहने के लिए डबल रोटी चुरानी पड़ती हो। सर्जेंट, सबसे पैसे इकट्ठे करके इस मुलजिम को दे दो। वह अवाक बूढ़ा आदमी जब कोर्ट से निकला उसके पास $47 और 50 सेंट थे। क्या हम भी सजा के हकदार नहीं हैं? हम जिनके पास सब कुछ है और हम एक ऐसे गृह पर रहते हैं जहां हजारों बच्चे हर साल भूख से मर जाते हैं। हाथी की रस्सी। एक बार एक आदमी हाथियों के पास से गुजर रहा था कि वो ये देखकर हैरान होकर रुक गया कि इतने बड़े जानवरों को बांधने के लिए उनके अगले पैर में एक छोटी सी रस्सी बांधी हुई थी। कोई चेन नहीं, कोई पिंजड़े नहीं। ये स्वाभाविक दिख रहा था कि ये हाथी जब चाहे जब ये रस्सी तोड़कर भाग सकते थे, मगर कुछ कारण था कि वे बंधन तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे थे। उसने वहां खड़े हाथियों के प्रशिक्षक से पूछा कि ये जानवर खड़े क्यों रहते हैं और क्यों भागने का प्रयास नहीं करते। प्रशिक्षक ने कहा, जब से ये बहुत छोटे थे तभी से हम इन्हें इन रस्सी के साथ बांध कर रखते थे और उस उम्र के लिए वह काफ़ी थी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके दिमाग में बैठ गया कि वे इससे नहीं निकल सकते। उन्हें लगता है रस्सी अभी भी उन्हें बांध सकती है, इसीलिए वो कभी भागने की कोशिश करते ही नहीं हैं। आदमी हैरान था। ये जानवर कभी भी इस बंधन से निकलकर आज़ाद हो सकते थे, मगर वे सिर्फ इसीलिए यहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे आज़ाद नहीं हो सकते। इन हाथियों की तरह ही जाने हम में से कितने हैं जो जिंदगी में किसी परिस्थिति से इसीलिए जूझ रहे हैं क्योंकि एक बार उसमें विफल हो जाने के बाद से हमारे मन में यह बात घर कर गई है कि हम इससे आज़ाद नहीं हो सकते। असफलता सीखने का एक हिस्सा है। जीवन में कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए।